नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय और आप देख रहे हैं घमासान.com। आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं डॉक्टर सुमित जायसवाल। सर के बारे में बता दूं, सर सर्जन हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस भी सर के यहाँ की जाती है, तो हम सर से जानते हैं इन सभी प्रोसेस के बारे में। साथ ही कोविड का वक्त आप सभी जानते हैं मेडिकल फील्ड के लिए बहुत टफ रहा, तो इस वक्त में किस तरह वर्क किया गया उसके बारे में भी हम सर से बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन एंड फैमिली, ताकि दर्शक जान सकें। मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। बेसिकली इंदौर का ही हूँ मैं, और पिछले 10 सालों से हम लोग ज़ेनिथ कॉस्मेटिक सर्जरी नाम से सेंटर चला रहे हैं। मैंने जो अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इंदौर, जबलपुर, नागपुर, मुंबई के 4 जगहों से किया है। सो बेसिकली हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। शुरू में प्लास्टिक सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सारा करते थे, लेकिन अब सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी में काफ़ी सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जैसे कि फेस का सर्जरी होता है, लाइपोसक्शन होता है जिसमें बॉडी का फैट कम किया जाता है, नोज का सर्जरी, राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट का सर्जरी इंक्रीज करना, कम करना, और इसके अलावा हम लोग जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं जिसमें मेल टू फीमेल कन्वर्जन या फीमेल टू मेल कन्वर्जन, ये भी हम लोगों के द्वारा काफ़ी नंबर में किया जाता है, और इसके पेशेंट लगभग सारे इंडिया से हम लोगों के पास कराने आते हैं। डॉक्टर बनने का चुनाव क्यों किया, कुछ खास किस्सा है इसके पीछे? हाँ, एक्चुअली फैमिली में कोई डॉक्टर तो नहीं था, मैं फर्स्ट ही हूँ जो डॉक्टर हैं। सो शुरुआत में मतलब ज़्यादा उस समय ऑप्शन होते नहीं थे, या तो इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो, तो ऑब्वियसली मुझे ये ज़्यादा पसंद था। उसमें भी फिर ये करने में आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होते हो, मतलब आप ऐसा नहीं कोई मशीन वाला काम कर रहे हो, इसमें आप डायरेक्ट ह्यूमन टच रहता है, तो आप बेहतर अगर काम करोगे तो ज़्यादा लोगों की लाइफ को अल्टर कर पाओगे। तो इसलिए मुझे काम ज़्यादा पसंद था कि हम लोग ज़्यादा ह्यूमनली काम कर सकते हैं। अब उसमें भी फिर 2 ऑप्शन रहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना, मेडिसिन लेना है, या सर्जिकल लेना। तो सर्जिकल ज़्यादा थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का काम लगता है, और ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकते हो उसमें, तो इसलिए सर्जिकल फील्ड में आए। सर्जिकल फील्ड में आप आए तो अभी तक आपने कई सारी सर्जरीज हैंडल की होंगी, तो ऐसी कितनी सर्जरीज हैं जो बहुत क्रिटिकल हैं? देखिए, हम लोग 2006 से कर रहे हैं सर्जरीज, तो मतलब 2005-6 से हो रहा है। सो अब तक तो मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार सर्जरीज तो हम लोग कर चुके हैं। काफ़ी वेराइटीज़ की सर्जरी होती थी शुरू में, अब धीरे धीरे करके सुपर स्पेशलाइजेशन आते आते हम लोग बहुत थोड़े नंबर में रह गए। इससे कॉस्मेटिक सर्जरी, जेंडर रीअसाइनमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट यही कर रहे हैं बेसिकली। सो अभी इस समय हम लोग सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर में करते हैं इस तरह का सर्जरी। इंदौर के अलावा हम लोग 7-8 सिटीज़ और विजिट भी करते हैं, भोपाल, नागपुर, रायपुर, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, वहाँ भी मंथली ये सर्जरी करने जाते हैं। जी, प्लास्टिक सर्जरी की जो प्रोसेस होती है वो किसी को भी कितना बदल सकती है और किस तरह का प्रोसेस? प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों के दिमाग में ऐसा है फिल्मों के द्वारा कि उससे चेहरा ही बदला जाता है, मतलब उसी को सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी समझते हैं। जबकि प्लास्टिक सर्जरी मतलब प्लास्टिक मतलब कुछ बनाना, नया कुछ भी बनाना। सो नया बनाने में किसी को चोट लग गई है उसको सही करना, किसी की जन्मजात विकृति है उसको सही करना, या कोई कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है बिना किसी कारण से तो उसको बेहतर करना है। किसी के नोज में बेहतर कर सकते हैं, लिप में बेहतर कर सकते हैं, बॉडी मोटापा है उसको ठीक कर सकते हैं। सो कॉस्मेटिक सर्जरी लोगों को लगता था कि ये सिर्फ एक लग्जरी वाली चीज़ है या बहुत ही बेफजूल खर्चा है, तो ऐसा नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने बॉडी को लेके या इस तरह की कंडीशन। जैसे कई लड़के जो कॉलेज जाते हैं उनको चेस्ट में स्वेलिंग रहती है, गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। कई लड़कियों की शादी होने वाली रहती है तो मोटापे की वजह से उनको प्रॉपर वर्क नहीं मिल पाता है। तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज़ नहीं है, मतलब बेसिकली एक साइकोलॉजिकल जो अपन एस्पेक्ट है उसका सर्जिकल पार्ट है ये, जिसको हम सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं। और पहले सर काफ़ी सारा उसमें हम लोगों ने चेंज करा है कि उसमें कम से कम हॉस्पिटल स्टे हो, साइड इफेक्ट कम से कम रहे, पेशेंट को इनकन्वीनियंस कम से कम रहे, तो काफ़ी मॉड्यूलेशन हमने करे पिछले 8-10 साल में। तो बहुत सिंपल और इफेक्टिव और आसानी से, और 1 या 2 दिन में आप वापस अपने काम पे जा सकते हैं उसके बाद। कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड इन दिनों कितना? कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड पिछले 15-20 सालों से बढ़ ही रहा है लगातार, मतलब उसमें लोगों में अवेयरनेस है, थोड़ा पैसा है, और अब इंटरनेट की वजह से सब समझते हैं। छोटे शहरों के लोग भी जानते हैं कि कहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अपने लिए बेहतर करने के लिए। इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, इनसे आने की वजह के बाद अब ऐसा नहीं रह गया कि सिर्फ बड़े शहर के लोगों में डिज़ायर है या वहाँ के लोग सर्जरी कराते हैं। सर्जरी छोटी जगह भी होने लगी है, छोटे जगह के लोग भी करवाने लगते हैं। सो हम लोग जो सर्जरीज करते हैं वो ऐसी कोई सर्जरी नहीं होती जो मुंबई, दिल्ली में ही होती है या यहाँ नहीं होती, लगभग सारी करते हैं। और जो कॉस्ट है उसको हम लोगों ने काफ़ी कम करा है। हम लोग का खुद का कॉस्ट जो 2012 में था वो आज भी वही है, और हम लोगों का कॉस्ट लगभग बाकी सारी जगहों से काफ़ी कम है। सो एक कॉस्ट हमने कम करा, उसको सिंपल वे में करा कि आदमी आसानी से करवा सके, तुरंत रिकवरी हो सके। तो उसमें काफ़ी ट्रेंड बढ़ रहा है।
ट्रेंड पड़ गया है, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी जहाँ तक किसी को ठीक करती है तो क्या इसकी कोई लोगों में कई बातें रहती हैं कि साइड इफेक्ट हो जाएंगे या ऐसा कुछ, तो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? हाँ देखो, कुछ भी सर्जरी वर्ड जहाँ पे आ जाता है तो कोई भी जिस चीज़ का कोई इफेक्ट होता है उसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो वो कितना बड़ा होगा वो उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ कितनी यूजफुल है। सो छोटा मोटा साइड इफेक्ट हर चीज़ का होता है। हम जैसे लाइपोसक्शन करते हैं तो उसमें स्वेलिंग आता है, राइनोप्लास्टी करते हैं तो उसमें स्वेलिंग रेडनेस आ सकता है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में 1-2 दिन तक स्वेलिंग रह सकता है। सो माइनर परेशानी हो सकती है 1 दिन, कुछ घंटे या 1-2 हफ्ते के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी मेजर चीज़ नहीं होती परेशानी या परमानेंट डिफॉर्मिटी या परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो चीज़ बंद ही हो जाती है। तो जो सेफ हो, कम से कम प्रॉब्लमेटिक हो, वही होती है। वो मेजर कोई ऐसा नहीं, अभी जो स्थिति है उससे जो भी होना है बेहतर ही होता है। लोगों को सबसे पहले कंसर्न रहता है कि अभी जो हमारी कंडीशन है उससे खराब नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का पहले कंसर्न ये रहता है कि हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना, 100% ना हो तो 80 हो, लेकिन खराब ना होना चाहिए। सो क्वाइट सेफ एंड इफेक्टिव चीज़ है। जहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की बात आती है तो एक और बात आती है कि ये अमीरों की चीज़ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, ये बहुत ही गलत है। मतलब इंडिया में मतलब 90% लोग तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के रहते हैं। सो सिर्फ अमीरों की है ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब हम लोग जो पेशेंट देखते हैं उसमें मैक्सिमम पेशेंट अमीर नहीं होते हैं, ठीक है। आजकल इतना ज़्यादा मतलब जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास के लोग भी काफ़ी कम ये सर्जरी कराने लगे हैं। तो इसका कारण ये है कि आप लोगों में ऐसा है कि ये सिर्फ एक लग्जरी चीज़ है, लग्जरी नहीं, उनकी सही में नेसेसिटी है। मतलब ये उसकी वजह से वो जो सोशल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो सहन करते हैं उसको हम लोग समझ नहीं पाते। उसको हम लोग समझते हैं कि इसका क्या ज़रूरत है। यदि अब किसी का बाल कम है, मान लो उसका शादी नहीं हो पा रहा उसकी वजह से, तो वो उसमें इतना पहले ज़माने में जो भी होता था कर लेते, लेकिन अब जब अगर सिंपल तरीके से कुछ घंटों में अगर वो मिल सकता है तो क्यों ना कराएं। तो लोग समझ भी रहे हैं, वो कैसे भी करके वो करवा रहे हैं। तो वो हम लोगों का ज़्यादातर पेशेंट तो सब मिडिल क्लास ही रहते हैं। मतलब तो वो ऐसा कोई नहीं रहेगा कि हायर क्लास का सर्जरी हो। हेयर फॉल की जो समस्या है वो भी इन दिनों काफ़ी बढ़ रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, तो क्या रीज़न है इसका? देखो अभी क्या है, एक नया जो कारण है, स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर हो गया है। हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रेस है। दूसरा पॉल्यूशन रहता है, एयर पॉल्यूशन, और दूसरा वाटर की क्वालिटी। ये 3 कारण हैं मोस्ट कॉमनली जो नए कारण हैं। बाकी जो जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है काफ़ी लोगों में, पेरेंट्स से बच्चों में आता है। लेकिन जो चीज़ पहले 40 साल में होती थी अब वो 20-22 साल में आनी चाहिए। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम लोग अल्टर जितना कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी न्यूट्रिशनल कारण रहता है, किसी में आयरन की डिफिशियंसी रहती है, कैल्शियम का कमी रहता है, तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट और ट्रांसप्लांट दोनों करके उसको बेहतर करते हैं। जी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है और कितनी हेल्पफुल है? हाँ देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन मतलब ये होता है कि हम लोग को नए बाल उगाना है। बेसिकली क्या होता है, हम लोग कहीं नए बाल लाके सर में नहीं लगा सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि जो सिर के पीछे हिस्से के बाल रहते हैं वो स्थायी बाल रहते हैं, वो कभी नहीं गिरते हैं। तो अडवाणी जी के भी नहीं गिरे ट्यूमर में, तो वो परमानेंट जोन के बालों में से कुछ बालों की जड़ों को निकालते हैं और सामने जहाँ खाली एरिया वहाँ लगाते हैं। फिर उन जड़ों से बाल उगते हैं जो नॉर्मल बालों की तरह बड़े होते हैं, उनको धो सकते हैं, कटिंग करा सकते हैं। मतलब नेचुरल रहता है। 2-3 महीने में पूरा प्रोसीजर फिनिश होता है हेयर ग्रोथ का। और जो सर्जरी का ड्यूरेशन रहता है 6 से 7 घंटे रहता है। आपने जेंडर चेंज सर्जरी के बारे में कहा था कि वो भी की जाती है, तो ये किस तरह होता है और देश में इसका ट्रेंड किस तरह से बढ़ा है? जो जेंडर चेंज सर्जरी है वो उन लोगों में की जाती है जिनमें जेंडर डिस्फोरिया रहता है। मतलब कि जिनमें साइकोलॉजिकली और फिजिकल बॉडी में अंतर रहता है। जैसे कि वो फिजिकली तो मेल है लेकिन दिमाग उसका पूरा फीमेल की तरह है, तो हम लोग उसका दिमाग चेंज नहीं कर सकते, हमको उसका शरीर चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह का उल्टा कंडीशन फीमेल टू मेल जेंडर में होता है। सो पहले टाइम में भी ये चीज़ें तो बहुत कॉमन होती थी, मतलब लेकिन क्या है, सोशल इतना प्रॉब्लम रहती थी, लोगों को जानकारी का अभाव रहता था कि वो पूरी ज़िंदगी परेशान होकर घूमते थे। मतलब बहुत ही सोशली और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते थे। अब जैसे जैसे ये इंटरनेट की वजह से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है, उनको काफ़ी जानकारी मिल रही है, तो अब थोड़ा ओपन हो गई सोसाइटी। सो इसमें हम लोग मेल टू फीमेल जैसे कन्वर्ट करना है तो उसमें काफ़ी सारा सर्जरीज हम लोग करते हैं। जैसे ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट करना है, पेनिस से वेजाइना करना है, फेस में सर्जरी करना है, बॉडी हेयर रिमूव करना। इस तरह से फीमेल टू मेल करना है तो उसमें भी ब्रेस्ट रिमूवल, न्यूट्रस ओवरी रिमूवल, ये सर्जरीज होती है। सो ये कोई इलीगल नहीं है, ना ही कोई उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ना वो पागल है पेशेंट। वो एक जस्ट एक कंडीशन है, भगवान ने उनको ऐसा बना दिया है कि वो उनकी सोच अलग है और बॉडी अपोजिट सेक्स का है। तो वो जनरल पब्लिक को भी समझना चाहिए। उसको पेरेंट्स काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, लेकिन ज़्यादा उनको दबाव डालो तो वो फिर सुसाइडल टेंडेंसी होती है, वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो जो पढ़ लिख लेते हैं या थोड़ा कमाने लगते हैं वो लोग खुद से सर्जरी करा लेते हैं। मतलब इसमें आपके अब तक के बेस्ट अवार्ड एंड अचीवमेंट कौन सा? हाँ, जैसे अब
अपन सर्जरी अच्छी तरह करो तो वो रोज ही अवार्ड वो लगता है, अपन कुछ अच्छा करके आए तो वो खुद को वो लगता है। बाकी अवार्ड तो आजकल काफ़ी सारे तो ऐसे फ़ोन आते हैं कि अवार्ड ले लो उस तरह से तो वो तो ज़्यादा अवार्ड मतलब नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हमें केंद्रीय मंत्री से भी अवार्ड मिल चुके हैं। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर वाले जो अवार्ड आते हैं, नेशनल अवार्ड मिले, मुख्यमंत्री के द्वारा जो अवार्ड मिलते हैं वो भी मिले हैं। तो बाकी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कुछ ना कुछ हम पेपर प्रेजेंट करते हैं या कुछ सेमिनार वगैरह देते हैं तो मिलता रहता है, मतलब वो एक रूटीन पार्ट है। लेकिन मेन जो अपने को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया या कुछ कठिन करा या किसी गरीब पेशेंट का कुछ बेहतर कर दिया कम उसमें, तो वो ज़्यादा खुशी वाली चीज़ होती है। जी, कोविड का टाइम सबसे जिसने सफ़र किया है वो मेडिकल फील्ड थी, तो इस वक्त में आपने किस तरह काम किया? वो बहुत एक ऐतिहासिक और चैलेंजिंग टाइम था, मतलब सभी के लिए, डॉक्टरों के लिए कुछ ज़्यादा परेशानी या चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन करा अब हम लोगों ने काफ़ी। शुरू में जैसे सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज होती थी, जहाँ बहुत ज़रूरी होता था वही करते थे, जैसे कोई ट्रॉमा वाला है या बर्न वाला है तो वो करते थे। फिर कॉस्मेटिक हम लोगों ने 4-5 महीने तो बिल्कुल बंद ही कर रखा था। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारा दूसरा जो हमारे काम नहीं है, दूसरा मेडिसिन वाला फील्ड है, PSM वाला है, उसके लिए भी काफ़ी काम करा। उसमें कई बार हम लोग दूसरे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके भी हम लोगों ने पेशेंट वगैरह देखे। सो वो शुरू के 4 महीने तो हम लोगों ने कॉस्मेटिक सर्जरी का तो काम नहीं करा, लेकिन बाकी सारा करा। अब काफ़ी कंडीशन पहले से बेहतर है, वैक्सीनेशन आ गया है, मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स तो लगी गए हैं। कुछ लोग अभी भी वैक्सीनेशन में शक की नज़र से देख रहे हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ी है। मतलब पूरा 100% होना चाहिए वैक्सीनेशन। तो जिनका नाम आ गया है, जिनका जो एलिजिबल है, उनको बिल्कुल जाना ही चाहिए। मतलब वैक्सीनेशन हम लोगों ने खुद ने लगवाया, कोई परेशानी नहीं हुई। सेम डे हम लोगों ने सर्जरी करी, अगले दिन ट्रेवल भी करके गए, तो कोई उसमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत किसी को होता भी है, 5-10% लोगों को, तो क्रोसिन वगैरह खा लो, उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है वैक्सीनेशन में। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है आपने कहा, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ देखने में आ रही है कि जब से वैक्सीन आया है तो कोरोना के प्रोटोकॉल लोग भूल गए, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस। अभी क्या है कि वैक्सीनेशन तो मतलब कुछ करोड़ लोगों को ही लगा है, मतलब मान लो कि 2% लोगों को लगा है, 98% लोगों में तो कुछ भी नहीं है। मतलब तो वो लोगों को साइकोलॉजिकल ऐसा आ गया कि अब तो दवाई आ गई है तो अपन कुछ भी कर सकें, जो बिल्कुल ही गलत है। अभी फिर से वापस से बढ़ रहा है, मतलब 150 करीब केसेस वापस से इंदौर में आने लगे हैं। सो अपने को वो पहले जैसी कंडीशन को फिर से याद रखना चाहिए, अक्टूबर-नवंबर टाइप का अभी वैसी स्थिति है अभी कि मतलब केसेस तो हैं, लोगों में डर भले से कम हो, तो अगर मान लो अगर इसको नहीं कंट्रोल करा तो फिर अपने को समझना चाहिए कि फिर वापस से बंद हो जाएगा, फिर वापस से आर्थिक गतिविधियाँ सब बंद हो जाएंगी, लोगों को बेरोजगारी की समस्या होगी। तो ये सब आपको इस चीज़ के डरते हुए कम से कम अपना सोचना चाहिए कि हमारा खुद का नुकसान होगा, दूसरों का ना सोचो भले से, तो बंद ना हो, फिर से लॉकडाउन ना लगे, तो कम से कम अपने करना क्या है, सिर्फ मास्क लगा के रखना है और थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है ना। तो उतना तो कोई भी कर सकता है, सबको करना चाहिए, और 2-4 महीने कर लें तो बेहतर है सभी चीज़ें। सर, आप हमारी जो यूथ है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह का माइंडसेट उन्हें रखना चाहिए ताकि वो खुद प्रोग्रेस करें, ताकि आगे सोसाइटी प्रोग्रेस कर सके? सही बात है, यूथ एक बहुत बड़ा पावर रहता है देश के लिए, किसी भी देश का भविष्य यूथ पे डिपेंड करता है। आजकल क्या है, इंटरनेट का हमने इतने सारे फायदे भी गिना दिए, लेकिन अब वही एक सबसे बड़ी परेशानी यूथ के लिए होगी। वो लोग समझते नहीं कि कहाँ पे रुकना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। हमारे खुद के बच्चे, मतलब हम लोग परेशान हैं, मतलब वो इंटरनेट पे ही लगे रहते हैं, तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। मतलब उनको समझना पड़ेगा, वो समझते हैं, कैसे समझेंगे पता नहीं, लेकिन मतलब पेरेंट्स तो समझाते ही हैं, बच्चों को खुद ही समझना चाहिए। तो दूसरा है कि अपना ये जो टाइम रहता है शुरू का, जो टीन एज है, इसी में आपका भविष्य डिसाइड होता है काफ़ी कुछ। उस समय जिसने मेहनत कर ली उसको बाद में कम मेहनत करना पड़ती है, तो नहीं तो फिर उल्टी कंडीशन हो जाती है। सो उनको किसी भी एक फील्ड में करें, जहाँ भी जो भी करें उसको अच्छी तरह से करें। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्टरी और मेडिकल इंजीनियरिंग ही होता है, काफ़ी सारी फील्ड हो गई आजकल, तो काफ़ी ऑप्शन हो गए। जो भी करें, मतलब कुछ काम करें तो देश में योगदान रहेगा और खुद का भी फायदा होगा। तो जस्ट थोड़ा इंटरनेट से थोड़ा बाहर निकलें और प्रैक्टिकल बाहर आएँ, अपनी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दें, यही है। और तो बाकी तो सब समझदार हैं यूथ तो आजकल। तो डॉक्टर सुमित जायसवाल जी से हमने बात की प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और जो जेंडर चेंज सर्जरी के बारे में सर ने हमें बताया। तो अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीन आ गया है इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल जाएं। जैसा कि सर ने कहा, सभी को उसका पालन करना चाहिए। यूथ थोड़ा सा इंटरनेट से निकल कर मेहनत पर आएगा तो कुछ ज़रूर करता है। थैंक यू सो मच। Audio Jungle.
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.